अब हम वन एवं वन्य जीव संसाधन का परिचय के बारे में देखेंगे। हमें पता है हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी है और पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और भी जो अन्य ग्रह है उन पर जीवन संभव नहीं है, उन पर कोई भी जीव नहीं पाए जाते हैं, परंतु पृथ्वी जो हमारा ग्रह है उस पर जीवन संभव है और इस पर कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे जीव से लेकर के बड़े बड़े हाथी और वेल मछली से लेकर के वट वृक्ष तक पाए जाते हैं। यह हमारा जो पृथ्वी है उन सभी का घर है। अब हम बात करते हैं जैव विविधता के बारे में। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव एवं जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसे ही जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता किसे कहते हैं? जो पृथ्वी है हमारी उस पर जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन जीवों के आकार तथा कार्य में भिन्नता पाई जाती है। यह जो जीव हैं पूरे पृथ्वी पर, इन सभी के आकार और कार्य में भिन्नता पाई जाती है। मतलब कि इनका जो आकार होता है और इनका जो कार्य होता है यह भी अलग अलग होता है। इसमें हम एग्जाम्पल के लिए छोटे से जीव चूहे और एक बड़ा जीव हाथी भी ले सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं हाथी का जो आकार है वह क्या है और एक छोटा सा जो चूहा है उसका आकार क्या है। जो चूहा बहुत ही छोटा हो गया और हाथी एक विशालकाय जानवर हो गया। इन दोनों में बहुत ही अंतर है और इनके जो कार्य हैं उनमें भी काफ़ी अंतर देखा जाता है। बात करें अगर हम पारिस्थितिक तंत्र की, तो एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव जंतु एवं वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इस प्रकार उस क्षेत्र में जैव और अजैव घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या हुआ? तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक में वैसे जीव आएंगे जैविक घटक में वह आएंगे जिनमें जीव होता है, जिनमें जान होती है। एग्जाम्पल के लिए हम मनुष्य, पेड़ पौधे, हाथी, वेल मछली, पंछियाँ, ये सारे के सारे क्या हैं? जैविक घटक हैं, क्योंकि इनमें जान है। हम बात करें अगर अजैविक घटक के बारे में, तो वैसे घटक जिनमें जान नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए सूर्य का प्रकाश, हवा, मिट्टी, ये इत्यादि जो है सो क्या है? अजैविक घटक है। तो जो किसी खास क्षेत्र में ये जैविक घटक और अजैविक घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं उसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और वहाँ पे जो जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं यह साथ में मिलजुल कर रहते हैं और आपस में एक दूसरे को फायदा भी पहुँचाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करते हैं वनों की पारिस्थितिक तंत्र में भूमिका। जो वन है उसका पारिस्थितिक तंत्र में क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है? तो वन जो है सो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन हमारे पारिस्थितिक तंत्र में प्रथम उत्पादक है। प्रथम उत्पादक यानी कि सबसे पहले वहीं पे उत्पादन शुरू होता है और जो अन्य जीव जंतु है उसी पर निर्भर करते हैं। हम मानव भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जंगल पर ही यानी कि वन पर ही निर्भर करते हैं। ये जो वन होते हैं ये जो वन होते हैं वह पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाने का भी कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, अगर जो हम श्वसन करते हैं उसमें क्या होता है? उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। यही काम जो पेड़ पौधे होते हैं उसका उल्टा करते हैं, यह ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जैसे जैसे इनकी संख्या कम होती जा रही है यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ज़्यादा इनकी संख्या कम हो जाएगी तो हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो पारिस्थितिक तंत्र में जो संतुलन बना हुआ है वह संतुलन बिगड़ सकता है। अब हम देखेंगे मानव जीवन के लिए जैव विविधता का महत्व। यह जो जैव विविधता है यह मानव जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव एवं अन्य जीवधारी मिलकर ही इस जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। यह जो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हो रहा है इसमें अन्य जीव और मानव खुद मिलकर इसका निर्माण करते हैं। इस तंत्र का निर्माण करते हैं जो अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह जो एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हुआ है इसमें
इन दोनों की एक दूसरे पर निर्भरता है। जैसे कि हवा, यह जो हमें पारिस्थितिक तंत्र से मिलता है, इसका उपयोग हम अपने श्वसन के लिए करते हैं। पानी, जिसका उपयोग हम पीने के लिए करता है। और मृदा, जो मिट्टी है, उससे हम अनाज उगाते हैं और फिर भोजन की प्राप्ति होती है हमें। ठीक है। और ये जो पौधे, पशु एवं सूक्ष्म जीव हैं, इसका पुनः सृजन करते हैं। मतलब कि पेड़ पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव हैं, इन हवा का, मृदा का और पानी का पुनः सृजन करते हैं, इन्हें दोबारा बनाते हैं। अब हम जानेंगे भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। ये जो पूरा विश्व है, इसमें जो वनस्पति जात और प्राणी जात पाए जाते हैं, उसका 8% सिर्फ हमारे भारत में पाया जाता है। जितना भी जो वनस्पति जात और प्राणी जात है, उसका 8% हमारे भारत में पाया जाता है। अगर हम संख्या में बात करें तो यह 16 लाख होगा। ठीक है बच्चों, संख्या में यह 16 लाख है, जो कि पूरे विश्व का भारत में पाया जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 10% वन्य वनस्पति और 20% स्तनधारी खतरे में हैं, यह जल्द लुप्त हो सकते हैं। कौन से? 10% वन वनस्पति, यानी कि वनों में पाए जाने वाले वनस्पति का 10% जो है वो खतरा में है, उनका लुप्त होने का खतरा है। और 20% स्तनधारी हैं, उनका भी लुप्त होने का खतरा है। यह जो स्तनधारी है, यह स्तनधारी किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, उसे स्तनधारी कहते हैं। उनमें क्या होता है कि अपने जैसे ही बच्चों को जन्म दिया जाता है, इनमें अंडों को जन्म नहीं दिया जाता। वैसे जीव को हम स्तनधारी जीव कहते हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि नाजुक अवस्था में आ गए हैं। अगर इनका देखभाल और इनकी संख्या पे ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ये भी लुप्त हो जाएंगे। उनके कुछ एग्जाम्पल हैं चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, मधुका इंसिग्निस। यह जो मधुका इंसिग्निस है वह महुआ की एक जंगली किस्म है। उसके बाद हम जो देखते हैं, जो हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वह है हुबर्डिया हेप्टिन्यूरोन। जो हुबर्डिया हेप्टिन्यूरोन है, यह एक घास की प्रजाति है। आप सब ने घरों में देखा होगा एक पतला सा घास जो कि हम पूजा में उपयोग करते हैं, उसे धूप कहते हैं। उसका तो जो हम उपयोग करते हैं वह भी क्या है? एक घास का प्रकार है। और एक मोटा घास आपने देखा होगा, कई बार उसे बैल बकरियां खाते हैं, वह भी एक घास का प्रकार है। उसी प्रकार से यह जो हुबर्डिया हेप्टिन्यूरोन है, यह भी एक घास की प्रजाति है। अब हम जानेंगे वन के बारे में। हमारा जो भारत देश है, इसमें वनों का क्षेत्रफल भी लगातार कम होता जा रहा है। अभी जो क्षेत्रफल हमारे भारत में है वह 79.42 मिलियन हेक्टेयर है। इतना जो क्षेत्रफल है, इतने क्षेत्रफल पर भारत में वन पाया जा रहा है। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो वह 24.16% है। 24.16% क्षेत्र पे भारत में वन है। अगर हम वन की बात करें, वनों को भी कई प्रकार से बांटा जा सकता है। यहाँ पर हम सघन वन, खुला वन और मैंग्रोव वन के बारे में बता रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सघन वन है, उसकी जो प्रतिशत में मात्रा है वह 12.2% है। सघन वन किसे कहते हैं? मान लीजिए यह एक क्षेत्र है, भूखंड है, जिसपे वन है। सबसे पहले हम जानते हैं वन किसे कहते हैं। तो वह क्षेत्र या वह भूभाग जिस पर पेड़ पौधे तथा झाड़ियां आच्छादित रहती हैं, उसे वन कहते हैं। तो यह जो भूभाग है हमारा पृथ्वी का, इस पर बहुत सारे पेड़ पौधे और झाड़ियां आच्छादित हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे वन कहेंगे। आप इसे देख रहे हो, ये जो क्षेत्रफल है, इसमें इतना सारा पेड़ पौधे और झाड़ियां आच्छादित हैं। तो जब किसी भूखंड में जो पेड़ पौधे और झाड़ियां बहुत पास पास हो, सघन मात्रा में हो, तो उसे हम सघन वन कहते हैं। इसकी जो मात्रा भारत में है वह 12.2% है। यह जो क्षेत्र है भूखंड का, अगर हम उतना ही बड़ा एक और भूखंड मान लेते हैं और इसमें जो पेड़ पौधे और झाड़ियां की मात्रा है जो इसमें क्षेत्र में आच्छादित हैं, उनकी संख्या इसके कंपेयर में कम हो, परंतु अधिक मात्रा में हो, इससे कम है मगर फिर भी अधिक मात्रा में हो कि हम उसे वन कह सके, तो इसे हम क्या कहेंगे? खुला वन कहेंगे। इसकी मात्रा भारत में 9.14% है। अब हम बात करते हैं
मैंग्रोव वन की। यह जो मैंग्रोव वन है एक खास प्रकार का वन है। अगर हम, आपको पता होगा कोई भी जो नदी है उसका एक उद्गम स्थान होता है जहाँ से नदी निकलती है, उसके बाद उसका एक मुहाना होता है जहाँ पर वह जाके गिरती है। तो अगर हम बात करते हैं गंगा नदी की, इसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। ये जो गंगा नदी है, मान लेते हैं यहाँ पे उसका उद्गम स्थान है और यह यहाँ पे आके गिर रही है। गंगा नदी कहाँ गिरती है? तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आप उसे जानते होंगे। तो ये जो गंगा नदी का पानी आके बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है, तो एक स्थान, एक क्षेत्र होगा जहाँ पे यह गिर रहा होगा और इधर से समुद्र का पानी भी होगा। तो जो वह भाग जहाँ पे नदी का पानी और समुद्र का पानी आके मिल रहा है, वहाँ पर एक खास प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और एक वन का निर्माण करते हैं। उसे हम मैंग्रोव वन करते हैं, उसे हम मैंग्रोव वन कहते हैं। इसकी जो मात्रा है वह 0.14% है। अभी जो हमने वनों को देखा, यह जो वन थे सघन वन, खुला वन और मैंग्रोव वन। वनों को निर्माण के आधार पर भी बांटा जा सकता है। एक होता है प्राकृतिक वन और दूसरा होता है मानव निर्मित वन। मानव निर्मित वन उसे कहते हैं जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया हो, उनका उगाना और उनका बड़ा होने तक देखभाल करना, यह सारा काम मानव के द्वारा जब किया जाए और एक वन का निर्माण हो तो उसे हम मानव निर्मित वन कहते हैं। जबकि पूरी की पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक के द्वारा, नेचर के द्वारा की जाती है, तब उसे हम प्राकृतिक वन कहते हैं। 2013 में इसी प्रकार से वन बनाया गया और उसके बाद से 3775 किलोमीटर वर्ग में वन का क्षेत्रफल बढ़ा। तो यह जो 2013 में हमने देखा कि इतना किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में वन की मात्रा बढ़ी है, यह किस प्रकार का वन होगा? तो यह मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह मानव निर्मित वन होगा, यह प्राकृतिक निर्मित वन नहीं होगा। क्योंकि प्राकृतिक निर्मित वन उसे कहते हैं जो प्राकृतिक के द्वारा निर्माण किया गया हो। अब हम देखेंगे जातियों का वर्गीकरण। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN भी जिसे हम कहते हैं, उसने प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया है उसके जो नाम है वह है सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुमेध जातियां, जिसे कि हम वनरेबल भी कहते हैं, सुमेध जातियां, उसके बाद दुर्लभ जातियां, स्थानीय जातियां, लुप्त जातियां। यह 6 जातियों में बांटा गया है। अब हम पारा पारी यानी कि एक एक करके इन्हें समझेंगे। पहला है सामान्य जातियां। सामान्य जातियां वैसे जातियों को कहते हैं जिनके जीने के लिए उनकी जो संख्या है वह सामान्य मानी जाती है। ऐसे जातियों को सामान्य जातियां कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वह है पशु, साल, चीड़ और कृदंतक, जिसे कि रोडेंट्स भी कहते हैं। यह जो कृदंतक है या जो रोडेंट्स है, यह वैसे जानवर या पशु या छोटे जीव हैं जो अपना भोजन करते हैं वह कुरुद कर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप चूहा को ले सकते हैं। जो चूहा को आपने देखा होगा कि वह कैसे कोई भी चीज को कुरद देता है, यानी कि छोटा छोटा कर देता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वह सामान्य जातियों की है। अब हम देखेंगे संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां वैसी हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। संकटग्रस्त जातियों का लुप्त होने का खतरा है और इनकी जो संख्या है वह विषम परिस्थितियों के कारण कम होती जा रही है। विषम परिस्थितियां यानी कि वैसी परिस्थितियां जिनमें इसमें जो यह जो जातियों का वर्गीकरण है उसमें जो जातियां आती हैं उनके लिए जो वातावरण है वह अनुकूल नहीं है, वह उनके लिए विषम परिस्थितियां हैं। तो उन परिस्थितियों के कारण इनकी जो संख्या है वह कम होती जा रही है। संकटग्रस्त जातियों का जो एग्जाम्पल है वह है काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर। एक ऐसा बंदर जिसका जो पूंछ होता है वह शेर के जैसा होता है। फिर है हमारा संघाई। संघाई को हम लोग मणिपुरी हिरण भी कहते हैं। वैसा हिरण जो कि मणिपुर में पाया जाता है, उसी तरह का यह जानवर है जिसका नाम है संघाई। आगे जब हम देखते हैं तो हमारा जो अगला वर्गीकरण है वह है जातियां। सुमेध जातियां वैसी जातियों को कहते हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है। ये जो संख्या जातियों की घट रही है इसका कारण है
उन जातियों पर विपरीत प्रभाव डालने वाले परिस्थितियों के कारण इनकी जो संख्या है वह लगातार घट रही है। अगर इन पर विपरीत प्रभाव डालने वाले जो परिस्थितियां हैं इनका निवारण नहीं किया गया या फिर इन्हें ठीक नहीं किया गया तो ये जो सुमेर जातियां हैं इनकी संख्या घटकर ये जल्द ही संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। इनका जब हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में जो हमारा आएगा वो नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी का डॉल्फिन इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें गंगा नदी का डॉल्फिन तो आपको मैं बता दूं हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह गंगा नदी का डॉल्फिन ही है। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह गंगा नदी का डॉल्फिन है। आगे जब हम जातियों का वर्गीकरण देखते हैं तो उसमें अगला स्थान आता है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां वैसी जातियां हैं जिनकी संख्या पहले से ही कम है या फिर वह सुमेध वर्ग में आती हैं और इनकी जो संख्या है वह लगातार और कम हो रही है। अगर इनकी संख्या इसी तरह लगातार कम होती रही तो वह जल्द ही संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगे। हमारा जो अगला वर्गीकरण है वह है स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां जैसे कि नाम से ही लग रहा है यह किसी खास स्थान या क्षेत्र में पाई जाती होंगी। हमारा जो भारत है इसका विस्तार काफ़ी बड़ा है, ऊपर से लेकर नीचे तक, और यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं तक फैला हुआ है। हमारा जो देश है इसकी जो भूगोलिक सीमा है इसमें अलग अलग तरह के जलवायु और वातावरण पाए जाते हैं। कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी और कहीं कहीं गर्मी ही पाई जाती है। अगर हम अपने देश की साउथ की बात करें तो यहाँ जो बीच का जो ज़मीन है उसके अगल बगल दोनों तरफ समुद्र देखते हैं आप लोग, और ऊपर में काफ़ी पहाड़ी एरिया है इस तरह से, और बीच में जो है सो पठारी एरिया, झारखंड का एरिया, इस तरह का एरिया है यहाँ पे। तो ये पूरा भारत है, इनमें अलग अलग स्थानों पर कई अलग अलग स्थानीय जातियाँ भी पाई जाती हैं। तो जब किसी खास क्षेत्र में, किसी खास स्थान में वहाँ के जलवायु और परिवेश के कारण जो खास जीव जंतु पाई जाती हैं उन जीवों को हम लोग वहाँ क्या स्थानीय जातियाँ कहते हैं। इससे हम कुछ एग्जाम्पल जानते हैं इसका। तो आप देखेंगे अंडमानी टील। अंडमानी टील यह ऐसा जातीय जीव है जो कि अंडमान की द्वीपों पर पाया जाता है। हम जानेंगे द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप किसे कहेंगे तो वह वैसा भूखंड, पृथ्वी का वैसा भूखंड जो कि चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो यह जो अंडमानी टील है यह अंडमान के क्षेत्र में पाया जाता है। फिर है हमारा निकोबारी कबूतर। निकोबारी कबूतर भी एक खास तरह का जीव है जो कहाँ पाया जाएगा आपको, ये कहाँ का है, निकोबारी कबूतर तो निकोबार द्वीप समूह में पाया जाएगा। तो यह भी किसका एग्जाम्पल है, यह भी स्थानिक जातियाँ का एग्जाम्पल है क्योंकि यह भी किसी खास क्षेत्र में ही मिल रहा है। फिर हमारा अगला एग्जाम्पल है अंडमानी जंगली सूअर। जो अंडमान में जंगली सूअर पाए जाते हैं यह भी खास तरह के हैं, सिर्फ उसी क्षेत्र में मिलेंगे हमें। अगला है हमारा अरुणाचल के मिथुन। यह जो अरुणाचल के मिथुन है, मिथुन मतलब एक जीव है जो देखने में आपको भैंसा जैसा बहुत मोटा तगड़ा लगेगा, जिसका जो वेट होता है लगभग 800 केजी होता है। यह जो सारे एग्जाम्पल है वह स्थानिक जातियां हैं, यानी कि यह किसी खास क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। हमारा जो अगला वर्गीकरण है वह है लुप्त जातियां। लुप्त जातियां यानी वैसी जातियां जो लुप्त हो गई हैं। लुप्त हो गई हैं मतलब जिस क्षेत्र में ये पाई जाती थी अगर हम इन्हें वहाँ पर खोजें तो वहाँ पर इसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी कि वहाँ पर हमें ये नहीं मिलेंगी। तो वैसी जातियाँ को हम लुप्त जातियाँ कहते हैं। यह लुप्त जातियाँ हैं, इसे भी कई तरह से बांटा जा सकता है। जैसे कि अगर किसी खास क्षेत्र में वहाँ की जातियाँ मिल रही थी, जो अगर वहाँ नहीं मिलती हैं तो वह जातियाँ वहाँ के लिए लुप्त हो गई हैं। जिस किसी खास क्षेत्र में वहाँ पे जातियाँ मिल रही थी वहाँ पे नहीं मिल रही हैं तो खास क्षेत्र के लिए ये जातियाँ समाप्त हो गई हैं, वहाँ के लिए ये लुप्त हो गई हैं। अगर किसी खास राज्य में ये जातियाँ मिल रही थी, अगर अब उस राज्य में ये जातियाँ नहीं मिल रही हैं तो उस राज्य के लिए यह जातियाँ लुप्त जातियाँ हो गई हैं। उसी तरह अगर किसी देश में कोई खास जातियाँ मिल रही थी, उस देश में अब वह जातियाँ नहीं पाई जाती तो उस देश के लिए वह जातियाँ लुप्त जातियाँ हो गई हैं। उसी तरह से आपको पता है कि हमारे देश, हमारे जो पूरा विश्व है इसमें 7 महादेश है, और अगर किसी खास महादेश में यह जातियाँ अब नहीं पाई जाती तो उस महादेश के लिए, उस स्पेसिफिक महादेश के लिए यह जातियाँ लुप्त जातियाँ हो गई हैं। उसी तरह से अगर पूरे पृथ्वी पर ही कोई खास जाति अब नहीं पाई जाती
तो वह जाति पूरे विश्व के लिए ही लुप्त जातियां हो गई हैं। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से जातियों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें हमने 6 जातियों को पढ़ा। तो बच्चों अब हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। अध्याय है हमारा अध्याय नंबर 2 भूगोल का, जो कि है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अगला टॉपिक देखते हैं, अगला जो मुद्दा है वो देखते हैं, तो वहां पर एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है जो कि काफी जरूरी हो जाता है हमारे लिए। और ये क्वेश्चन है कि वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है। यानी कि जो हम स्थिति हमने देखी अभी तक, वो स्थिति आखिर आई कैसे, ऐसे क्या चीजें हुई हैं, ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो उसमें एक है, सबसे पहला वो है अंधाधुंध उपयोग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देखिए हम जो हैं, यानी कि हम जो इंसान हैं, वो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों के ऊपर एक तरीके से आश्रित हैं। हमें लकड़ियां चाहिए, हम जंगल से लाते हैं, हमें और भी कुछ चाहिए, हम जंगल से लाते हैं। तो इस तरीके से हम जंगल का उपयोग करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हम एक सीमा तक उसका उपयोग करें तो वो एक तरीके से हमारी जरूरतों को पूरा करने पाएगा। लेकिन अगर हम वहां से बहुत ही ज्यादा सामानों को लेने लगते हैं, पेड़ों को काटने लगते हैं, जंगलों को साफ करने लगते हैं, जानवरों को मारने लगते हैं और उसको एक तरीके से नष्ट करने की स्थिति में हम उसको उपयोग करते हैं, तो ये जो इस तरीके का उपयोग है, इसे हम अंधाधुंध उपयोग कहेंगे। और एक तरीके से ये अच्छा नहीं है जंगल के लिए, वो उसको नष्ट करता है या फिर उसको एक तरीके से खराब स्थिति में पहुंचाता है। इसके बाद देखिए दूसरा कारण है और वो है उपनिवेश काल। यानी जो ब्रिटिश लोगों का भारत के ऊपर शासन था, ये एक बहुत ही बड़ा ऐसा हम कह सकते हैं कारण है भारत में जो वनस्पति है या फिर प्राणी हैं उनके इस स्थिति होने के कारण होने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, बहुत ही जरूरी कारण है। क्योंकि देखिए भारत में पहले लोग कैसे रहते थे, बहुत ही आराम से जंगलों में, जंगल में एक तरीके से जंगल का उपयोग था उसको वो बहुत ही सोच समझकर बहुत ही हल्का फुल्का करते थे। जाते थे, किसी को लकड़ी चाहिए खाना बनाने के लिए, थोड़ी सी लकड़ी काट कर ले आई। लेकिन जब यहां पर ब्रिटिशर्स का शासन हो गया, अंग्रेजों का शासन हो गया, तो उन्होंने एक तरीके से बहुत ही ज्यादा जंगलों को नष्ट किया। आखिर नष्ट क्यों किया? उन्होंने बहुत ही ज्यादा संख्या में बहुत ही ज्यादा रेल लाइन बिछाई, कृषि का बहुत ज्यादा विस्तार किया, व्यवसाय का विस्तार किया, खनन कार्य बहुत ज्यादा बढ़ गए। यानी अचानक से हमारे देश में जो एक पूरा जीने का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा बदल गया। जंगलों से जो छेड़छाड़ थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था अंग्रेजों के आने के बाद। इसके बाद देखिए एक और कारण है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में, जो जंगल हैं उनकी स्थिति खराब होने में या फिर वनस्पति जात, प्राणी जात, सभी लोगों के लिए जो एक बहुत ही जरूरी कारण है वो है कृषि का फैलाव। ये देखिए इतना बड़ा मुद्दा है। ऐसे तो आप सोचेंगे कि नहीं, कृषि का फैलाव उतना ज्यादा नहीं हुआ है या फिर बहुत कम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें तो 1951 से 1980 के बीच में जो कृषि है उसके फैलाव की वजह से करीब 26,200 वर्ग किलोमीटर जो जंगल हैं वो नष्ट हो चुके हैं। यानी वो जो इलाका था ये पहले जंगल हुआ करता था, लेकिन इन जंगलों को काट कर अब यहां पर खेती की जाती है। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि जो खेती है वो कितना बड़ा कारण है जंगलों के ह्रास का। इस देखिए कृषि में एक और तरीके की खेती होती है जिससे कि हम झूम खेती या फिर स्थानांतरी खेती या फिर स्लैश और बर्न खेती के नाम से जानते हैं। ये खेती जो है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से जंगलों को नष्ट करती है और ये जो है ये काफी लंबे समय से चली आ रही है, करीब हजारों सालों से ये खेती होती है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि कोई जो समुदाय है या फिर लोगों का समूह है वो किसी एक खास इलाके में जाता है, वहां पर एक खास इलाके की जमीन जो है वहां पर अगर जंगल है तो जंगलों को साफ करेगा, वहां पर कुछ दिन खेती करेगा, फिर वहां से वो जब वो देखेगा कि यहाँ की इस जमीन की उर्वरकता कम हो रही है तो उस जमीन को वो छोड़ देगा
और बगल की जमीन या फिर कहीं और चला जाएगा, वहां के पेड़ों को काटेगा, फिर वहां खेती करेगा। 1 साल 2 साल 6 महीने 3 महीने जितने दिन भी वो खेती करने पाता है वहां पर। तो इस तरीके से ये लोग जो होते हैं ये एक जमीन पर खेती करते हैं, दूसरी जमीन पर करते हैं, तीसरी जमीन पर करते हैं, और ऐसे ऐसे बदलते रहते हैं। और हर जगह पर जहां भी जंगल होता है वहां जंगलों को नष्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो जंगल का नष्ट होने का जो एक तरीके से रफ्तार है वो झूम खेती में काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही ज्यादा यहां पर जंगल नष्ट होते हैं। अब इसके बाद है अगला जो कारण है वो है बड़ी विकास परियोजनाएं। यानी कि बड़ी विकास परियोजनाएं में जो आपके बांध आ जाते हैं या फिर इस तरीके की जो बड़े बड़े परियोजनाएं होते हैं, इनकी बात यहां पर की जा रही है। तो इन परियोजनाओं की वजह से भी बहुत बड़े वन क्षेत्र को एक तरीके से नष्ट कर दिया गया है या फिर उनको हम खो चुके हैं। तो इसमें आप एग्जांपल ये समझ सकते हैं कि जो हमारा 1952 था, 1952, 1952 के बाद जितने भी बड़ी परियोजनाएं काम आई हैं, बड़ी विकास परियोजनाएं, उनकी वजह से करीब 5000 वर्ग किलोमीटर जंगल जो हैं नष्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, वो है नर्मदा सागर परियोजना। ये जो परियोजना है ये अगर सफल हो जाती है, पूरा इसका काम पूरा हो जाता है, तो इसके बाद 4 लाख हेक्टेयर जो जंगल हैं वो एक तरीके से जलमग्न हो जाएंगे या फिर नष्ट हो जाएंगे। तो यह भी बहुत ही बड़ा कारक है जंगलों के ह्रास का। इसके बाद खनन कार्य जो है वो बहुत ही बड़ा कारण है जंगलों के नष्ट होने का या फिर वनस्पति जात प्राणी जात के ह्रास का कारण। क्योंकि देखिए खनन कार्य में आप एक एग्जाम्पल के जरिए आसानी से समझ पाएंगे कि देखिए जो पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है, यहां पर डोलामाइट का खनन होता है, यानी कि वहां पर माइनिंग की जाती है डोलामाइट की। तो वहां पर जो डोलामाइट का माइनिंग होता है उसकी वजह से जो वहां पर जीव जंतु रहते हैं उनका जो एक प्राकृतिक आवास का जो पूरा माहौल था उसको काफी एक तरीके से छेड़छाड़ होता है, या फिर उनका जो जैसे हाथियों का जो घूमने का रास्ता है वो भी अवरुद्ध होता है। तो इस वजह से हम चाहे या ना चाहे, हम अगर खनन कार्य करते हैं जंगल के इलाकों में या फिर ऐसे इलाकों में, तो उसके वजह से वहां पर वनस्पति जात और प्राणी जात सभी को एक तरीके से खतरा होता है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, या फिर इस टॉपिक को हमने समझ लिया। इसके बाद अगला टॉपिक है वो है हिमालय यव। इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं। तो इसमें देखिए ये जो हिमालय यव है ये एक तरीके का पेड़ है। कैसा पेड़ है? चीड़ जो होता है ना उसी के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है ये, और ये एक तरीके का औषधीय पौधा है, औषधीय पेड़ है, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में इनको पाया जाता है। और इस पेड़ की छाल से, पत्तियों से, टहनियों से, जड़ों से टक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है, टक्सोल निकाला जाता है, और इसका उपयोग होता है, यानी इस पेड़ से कैंसर का दवा भी बनाया जाता है, और ये काफी उपयोगी पेड़ है। लेकिन ये जो हिमालय यव है इसका इतना ज्यादा उपयोग हो रहा है या फिर इसको इतना ज्यादा निकाला जा रहा है कि अत्यधिक निष्कासन की वजह से ये जो पेड़ की जाति है इस पर ही खतरा आ चुका है कि ये कुछ दिनों में खत्म ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, या फिर कुछ दिनों के बाद हमें ये मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो इस वजह से ये जो है ये खतरे में आ चुका है, और पिछले कुछ सालों में हजारों की संख्या में जो ये पेड़ है, ये पौधा है, ये हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में सूख चुका है। तो इसके बाद अब हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो हम आगे बढ़ते हैं अध्याय में और पढ़ते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन उठेगा हमारे अध्याय से, वो है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से। यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि भारत में जैव विविधता को कम कर रहे हैं, जिनकी वजह से जैव विविधता कम हो रही है। तो सबसे पहला यह है कि वन्य जीव के आवास का विनाश। यानी जो वन्य जीव होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, और जंगलों में वो रहते हैं तो उनका एक आवास होता है, एक जीने का तरीका होता है। और जब हम जंगलों में जाते हैं और किसी भी तरीके का काम करते हैं, चाहे पेड़ काटना हो गया या फिर कोई भी हम काम करते हैं, तो उनका जो एक अपना जीने का सलीका है, जीने का तरीका है, उसमें हम छेड़छाड़ कर रहे हैं।
और अगर हम पेड़ों को काट देते हैं, जंगलों को नष्ट कर देते हैं या फिर किसी भी तरीके से प्रभावित करते हैं, तो उनका जो आवास है उसको हम प्रभावित कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है आगे चलकर अगर हम ये काम बड़े स्तर पर करें, यानी जंगलों की सफाई हम शुरू कर दें, जंगलों को काटना शुरू कर दें, तो उसकी वजह से जो जीव हैं उनका आवास खत्म हो जाएगा और आगे चलकर वो जीव ही खत्म हो सकते हैं। और ये एक कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे जीव मर रहे हैं और जैव विविधता जो है वो कम हो रही है। इसके बाद है जंगली जानवरों को मारना व आखेटन। यानी कि देखिए, जो जंगली जानवर होते हैं उनको कई बार मारा जाता है, कई बार जैसे हाथियों को मारा जाता है निकालने के लिए, दूसरे जानवरों को मारा जाता है उनके शरीर के दूसरे हिस्सों के लिए, और इसके साथ ही आखेटन की वजह से भी बहुत ज्यादा संख्या में जानवरों को, जंगली जानवरों को मारा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो जैव विविधता है वो कम हो रही है। इसके बाद देखिए, प्रदूषण एक ऐसा कारण है जिससे कि हम भी प्रभावित हैं। जिस तरीके से हम प्रभावित हैं उसी तरीके से जो जंगली जानवर हैं वो भी प्रभावित हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण से विषाक्तीकरण यानी कि जो हम प्रदूषण छोड़ते हैं जल के जरिए और भी तरीकों से, तो वो सभी चीजें जो हैं उसकी वजह से विषाक्तीकरण भी होता है और ये भी एक तरीके से जानवरों के लिए अच्छा नहीं होता, उनको मारता है या फिर जो जैव विविधता है उसको कम करता है। जैव विविधता कम कब होगी? जब जानवर मरेंगे और एक खास तरीके के जानवर, एक खास इलाके के जानवर जो हैं वो मर जाएंगे तो जैव विविधता कम होगी। इस तरीके की जो चीजें होंगी, यानी कि प्रदूषण होना, जानवरों को मारना, उनके आवास को नष्ट करना, या फिर दावानल भी एक रीजन है, एक कारण है जिससे कि जैव विविधता कम होती है। दावानल क्या होता है? यानी जो जंगलों में आग लग जाती है उसे हम दावानल कहते हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में जानवर जो है वो मर जाते हैं। इसके बाद देखिए, एक कारण है वो है पर्यावरण का असमान बंटवारा और असमान उपयोग। यानी कि जो पर्यावरण है, यानी पर्यावरण से जो हम संसाधन लेते हैं उसका उपयोग लोगों में एक समान नहीं है या फिर उसका बंटवारा एक समान नहीं है, और पर्यावरण को संभालने की जिम्मेवारी भी एक समान नहीं है। एग्जाम्पल कैसे आप समझ सकते हैं? देखिए, अमेरिका आप जानते हैं कि बहुत ही एक अच्छा विकसित देश है, लेकिन वहां पर जो लोग हैं वो जितना संसाधन उपयोग करते हैं वो सोमाली जो देश है, सोमाली नागरिक जो होते हैं उनके मुकाबले एक अमेरिका का नागरिक 40 गुना ज्यादा संसाधन का उपयोग करता है। इसी तरीके से भारत में देखें तो भारत में जो सबसे अमीर 5% लोग हैं वो सबसे गरीब 25% लोगों से ज्यादा संसाधन का उपयोग करते हैं। लेकिन वहीं जब जिम्मेवारी की बात आती है, पर्यावरण को संभालने की जिम्मेवारी की बात आती है, तो वो जिम्मेवारी आपको भी पता होगा या फिर मुझे भी पता है कि ये अमेरिका के लोगों के ऊपर जिम्मेवारी नहीं है उतनी ज्यादा जितना कि एक गरीब देश के गरीब लोगों के ऊपर है। यानी कि जैसे भारत के जो अमीर हैं 5% अमीर, उनके ऊपर उतनी जिम्मेदारी नहीं है पर्यावरण को संभालने की या फिर पर्यावरण को सही तरीके से उसको मैनेज करने की या फिर उसको बेहतर बनाने की जितनी की गरीब लोगों के ऊपर है। या फिर ऐसा माना जाता है कि जो लोग रहते हैं पेड़ों के आसपास वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं, यानी कि जंगलों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, शहर में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि किसी इलाके में जंगल कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है? वो उसको संभालने नहीं जाता है, उसका ध्यान रखने नहीं जाता है। इसके बाद आगे आ जाता है वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। कैसे? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं वन्य जीवन का और वन का, तो उसमें हम क्या बात कर रहे हैं? जैव विविधता का बात कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हम समझें तो ये जो मुद्दा है वो हमारा जीव विज्ञान का होना चाहिए, लेकिन हम यहां पर भूगोल में इसे क्यों पढ़ रहे हैं? तो यहां पर देखिए, इसका कारण ये है कि ये सिर्फ जैव विविधता जो है या फिर जो वन जीवन का बचाना, वनों को बचाना, ये सिर्फ जीव विज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि ये जो है ये जंगलों से जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ ये एक तरीके से लोगों की संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। कैसे? क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो कि आज तक, यानी कि आज के हजारों सालों से
अपनी पूरी जीविका चलाने के लिए, चाहे उनको खाने के लिए कुछ चाहिए, अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए चाहिए, या फिर किसी और चीज के लिए कुछ भी चाहिए, वो जंगलों के ऊपर आश्रित हैं और वन्य जीवन के ऊपर आश्रित हैं। जैसे खाना हुआ, वो जंगल में गए, किसी जानवर का शिकार कर लिया। खाना पकाना हुआ, गए लकड़ी ले लिया। दवाई लगानी है, जंगल में गए, कोई औषधि ले लिया। तो इस तरीके से उनका जो पूरा जीवन है वो पूरी तरीके से आश्रित है वनों के ऊपर और वन्य जीवन के ऊपर। और देखिए, जैव विनाश जब होगा, यानी कि जिस इलाके में भी होता है, उस इलाके के जो इस तरीके के समुदाय होते हैं, ये काफी निर्धन होते जाते हैं और आर्थिक रूप से काफी कमजोर होते जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक कारण है, यानी उनकी जो संस्कृति है, जीने का तरीका है, उसको हम बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, ये जो समुदाय होते हैं या फिर जो गरीब वर्ग होते हैं जो कि इस तरीके का जीवन बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, उसमें भी जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित होती हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, इस इलाके में जो समुदाय रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, उसमें आवश्यक वस्तुओं को जुटाने की जो जिम्मेवारी होती है वो महिलाओं के ऊपर होती है। यानी कि महिलाओं की ये जिम्मेवारी होती है कि वो जंगलों में जाएं, जंगलों में जाकर वो वहां से लकड़ी को इकट्ठा करके लाएं, पानी लाएं, खाने के लिए जो सामान जरूरी है उसको लाएं और फिर सारा काम करें। लेकिन जिस इलाके में अगर महिला जाती है वहां पर उसको ये सभी चीजें नहीं मिलती हैं, तो उसको और दूर जाना होगा। वहां नहीं मिलेगा तो और दूर जाना होगा। कई बार तो होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती हैं या फिर अपने भोजन के लिए जो सामान है, आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको लेकर आती हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं वो महिलाओं की जो एक तरीके से शारीरिक स्थिति है उसको भी प्रभावित करता है और इसके साथ साथ परिवार को भी प्रभावित करता है। कैसे? क्योंकि देखिए, परिवार में अगर छोटे छोटे बच्चे होंगे और उनकी माँ अगर जाएगी कुछ काम करने, इस तरीके के काम को करने, सामान लाने, आवश्यक वस्तुओं को लाने, तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? उनका जो स्वास्थ्य है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उनका भरण पोषण अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। और इसके साथ ही देखिए, जब हम वन को नष्ट करते हैं, यानी कि वनों की कटाई करते हैं, तो उसकी वजह से दूसरे तरीके के परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सूखा हो जाता है, बाढ़ की समस्या होती है। ये जो सभी जो समस्या है वो इनडायरेक्टली जाकर गरीबों को ही ज्यादा प्रभावित करती है। तो इस तरीके से ये जो हमारा वन और वन्य जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि वो गरीबों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जब सूखा आएगा तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होगा? गरीब होंगे। जब बाढ़ आएगा तो कौन प्रभावित होगा? गरीब होंगे। तो इस वजह से हमें वन और वन्य जीवन का हमेशा संरक्षण करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, यानी क्यों हमें करना चाहिए, ये जरूरी क्यों है? तो जरूरी इसलिए है कि देखिए, संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। यानी जो हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें विविधता बनी रहती है और इसके साथ ही हमारा जो जीवन है उसके लिए जो हमारे लिए जरूरी संसाधन है, साध्य संसाधन है, जिसमें कि जल, वायु, मृदा होते हैं, ये सभी बने रहते हैं। यानी जंगल होगा तो वो जंगल मृदा को संभाल कर रखेगा, पकड़ कर रखेगा। जल, वायु, ये सभी जो है पूरा एक बैलेंस बना हुआ रहेगा और हमारा जो जीवन होगा वो बेहतर होगा। हमारे लिए जो जरूरी चीजें हैं वो बनी हुई रहेंगी। और इसके साथ ही बेहतर जनन के लिए जीन्स विविधता को संरक्षण इसके द्वारा मिलता है। यानी जब हम वन और वन्य जीवन को संभाल कर रखते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, तो वहां पर जो जीन्स विविधता है, यानी कि जो जेनेटिक विविधता है, ये बनी रहती है और उसकी वजह से जो एक तरीके से जनन होता है उसमें एक बेहतरी हमें देखने को मिलती है। यानी जो बच्चा जन्म लेगा उसके पास एक तरीके से चांस ज्यादा होगा, यानी बेहतर जीन्स उसमें जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते, देखिए अभी तक तो हमने देखा कि वन और वन्य जीवन संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार या फिर राज्य सरकारों ने ऐसे क्या क्या चीजें की हैं जिससे कि वन संरक्षण किया जाए। तो उसमें सबसे पहला जो हम कदम कह सकते हैं वो है भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972।
तो देखिए 1960-70 के आसपास से बहुत ज्यादा आवाज उठने लगी थी कि हमें जो है वो जंगलों का संरक्षण करना चाहिए, वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए, उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए। तो उसके बाद सरकार ने 1972 में ये कानून एक तरीके से लाया, ये अधिनियम लाया, जिसमें कि वन्य जीवों के आवास के रक्षण का प्रावधान किया गया। रक्षित जातियों की एक सूची बनाई गई कि ये जो जातियां हैं ये सरकार द्वारा रक्षित हैं, इनको कोई नहीं मारेगा, कोई प्रभावित नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, इस तरीके की एक सूची बनाई गई। इसके बाद संकटग्रस्त जो जातियां थी उनके बचाव पर जोर दिया गया, इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वन्य जीव आवास का जो रक्षण था उस पर जोर दिया गया। इसके बाद जंगली जीव जो थे उनके व्यापार पर भी रोक लगा दिया गया। तो इस तरीके से सरकार ने यह पहला कदम उठाया था वन्य जीवों को या फिर जो वन्य जीवन है उसको बचाने के लिए। इसके बाद जो केंद्र सरकार थी और उसके अलावा कई राज्य सरकारों ने मिलकर कई सारे राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जहां पर एक तरीके से पशुओं को या फिर जो वन्य जीव थे उनको काफी छूट दी गई, उनके जीवन में एक तरीके से जीने के सलीके में कोई भी दखल नहीं देगा, ऐसा प्रयास किया गया। इसके अलावा जो सरकारें थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुख्यतः केंद्र सरकार, उसने कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत की जिसके जरिए जो वन्य जीव जो कि काफी गंभीर खतरे में पड़े हुए थे, जिनकी आबादी लुप्त होने की कगार पर थी, ऐसे जीवों की मदद यानी कि उनको बचाने की कोशिश की गई, उनकी मदद करने की कोशिश की गई। और इस काम में जो शुरुआती लिस्ट तैयार किया गया था उसमें बाघ था, एक सींग वाला गेंडा था, कश्मीरी हिरन, 3 प्रकार के मगरमच्छ यानी स्वच्छ जल का मगरमच्छ और लवणीय जल का मगरमच्छ और जो घड़ियाल होता है वो था। इसके अलावा एशियाई शेर भी इसमें मौजूद था। इसके बाद आगे चलकर हाल फिलहाल में भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावन, हिम तेंदुआ, इन सभी के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरीके से आगे चलकर जो सरकारें थी वो काफी सजग हो गई इन चीजों को लेकर और काफी ज्यादा उन्होंने काम किया। इसके बाद देखिए जो वन्य जीव अधिनियम आया 1980 का और 1986 का, इसमें वन्य जीवों से हटकर जो दूसरे छोटे मोटे कीट पतंगे थे यानी जो छोटे जीव थे, तितलियां, पतंगे, भृंग, ड्रैगन फ्लाई, इन सभी को भी लिस्ट में शामिल किया गया और इनको भी संरक्षित घोषित कर दिया गया सैकड़ों की संख्या में। इसके बाद 1991 में जो पौधे थे उनकी 6 जातियों को इस लिस्ट में जोड़ा गया, संरक्षित प्रजाति की लिस्ट में जोड़ा गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम जो वन है और जो वन के प्रकार हैं उनको देख लेते हैं, उनका एक तरीके से वर्गीकरण देख लेते हैं। तो देखिए भारत में अधिकतर वन जो है और जो वन्य जीव है वो भारत सरकार के अधीन आता है, यानी सरकारों के अधीन आता है, या तो डायरेक्टली सरकार के अधीन या फिर उसके किसी विभाग के जरिए और भी किसी तरीके से सरकार उसके ऊपर कंट्रोल रखती है, उसको काबू करती है, उसको पूरा मैनेज करती है। अब देखिए वन को किस तरीके से बांटा गया है। वन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। वो 3 हिस्से हैं आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये एक तरीके से जो वन है उनकी क्वालिटी के आधार पर, उनकी जो एक तरीके से यूज है या फिर क्वालिटी है उसके आधार पर इनको बांटा गया, यानी वहां से क्या हमें प्राप्त होता है, वहां का जो जीवन है या फिर जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके आधार पर इसको बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहला है आरक्षित वन। तो भारत में जितना भी वन है उसमें आधा से अधिक वन क्षेत्र जो है वो आरक्षित वन है। अगर हम वन्य जीवन यानी कि जैव विविधता इन चीजों के नजरिए से देखें तो ये आरक्षित वन सर्वाधिक मूल्यवान है, यानी कि यहां पर एक तरीके से जो लोग हैं या फिर जो लोगों का हस्तक्षेप है उसको कम से कम रखने की कोशिश की जाती है कि यहां पर किसी भी तरीके का बाहरी प्रभाव बहुत ही कम रहे। इसके बाद है रक्षित वन। तो रक्षित वन भारत में जितने भी वन है उसका 1/3 हिस्सा है और ये एक तरीके से ये ज्यादा अधिक नष्ट ना हो इससे बचाने के लिए इनको सुरक्षा दी जाती है और भी तरीके से इनको बचाया जाता है। इसके बाद है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन बाकी जितने भी वन बच जाते हैं आरक्षित और रक्षित के अलावा वो सभी आ जाते हैं अवर्गीकृत वन में। तो देखिए ये जो वन है ये दोनों वन पूरी तरीके से सरकार के काबू में है, लेकिन अवर्गीकृत वन जो है वो उसमें
सरकार भी मालिक हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है और समुदाय भी हो सकता है। और इसमें आपका बंजर भूमि या फिर दूसरे तरीके के वन आ जाते हैं। समुदाय में यानी कि जैसे कि जो यहां पर हमारा है भैरव देव डाकव सेंचुरी, ये जो है एक तरीके का समुदाय वन है। तो इस तरीके की जो वन है ये आ जाते हैं अवर्गीकृत वन में। अब इसके बाद अगला टॉपिक है वो है समुदाय और वन संरक्षण। यानी कि हमारे देश में जो वन संरक्षण है उसमें समुदाय किस तरीके से भागीदार होता है, समुदाय किस तरीके से उस पर काम करता है, उसके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। तो देखिए, भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो स्थानीय समुदाय हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सभी एक साथ मिलकर जो वन है उनका संरक्षण करते हैं। आखिर वो लोग क्यों हेल्प करते हैं सरकारी लोगों का? क्योंकि वो जो स्थानीय समुदाय हैं वो अपनी जरूरतों के लिए जंगलों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो जंगल बचाएंगे तो उनको आगे चलकर वो चीजें प्राप्त होंगी, इसलिए वो संरक्षण में मदद करते हैं। अब इसके बाद जो सरिस्का बाघ रिजर्व है, वहां पर जो गांव के लोग हैं वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां पर खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत जगहों पर गुहार लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि जो खनन कार्य है उसको बंद किया जाए। इसके अलावा राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरव देव डाकव सेंचुरी के नाम से घोषित कर दिया है और यहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है, जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा हिमालय में जो चिपको आंदोलन चलाया गया था उसके जरिए पेड़ों को काटने से बचाया गया और इसके अलावा यह भी दिखाया गया कि हम जो एक तरीके से अपनी एक तरीका है पेड़ों को रोपने का, लगाने का, उसके जरिए भी जंगलों को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा टिहरी में जो किसान थे उनके द्वारा बीज बचाओ आंदोलन या फिर नवदानाई जो एक तरीके से आंदोलन चलाया गया था, इसके जरिए ये दिखाया गया कि हम जो हमारी जो एक तरीके से बीज हैं या फिर बिना किसी रसायन का उपयोग करके हम खेती अच्छा कर सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन ला सकते हैं। इसके अलावा देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन भी है जिसमें कि समुदाय को शामिल किया गया था। संयुक्त वन प्रबंधन क्या होता है? इसमें कि जो सरकार है और जो लोग हैं वो सभी एक साथ मिलकर वन को एक तरीके से बचाते हैं, उसको बढ़ाते हैं और उसको एक तरीके से जो वन एक तरीके से छरित वन है उसको और ज़्यादा घना करने की या फिर उसको और ज़्यादा एक तरीके बेहतर बनाने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें सरकार भी शामिल होती है और गांव के लोग भी शामिल होते हैं। अब ये देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन सबसे पहले कहाँ किया गया था? ये सबसे पहले किया गया था उड़ीसा में और वहां पर एक तरीके से क्या किया गया था कि गांव के स्तर पर समितियां बनाई जाती थी, वो ध्यान रखते थे और एक तरीके से सरकार के लोग जो थे वो साथ मिलकर इसका ध्यान रखते थे, यानी जो वन था उसका ध्यान रखते थे। अब इसके बदले में गांव के लोगों को क्या मिलता था? इसके बदले में गांव के लोगों को ये आज़ादी होती थी या फिर छूट होती थी कि जो गैर लकड़ी यानी गैर इमारती लकड़ी जो उत्पाद है जंगल के, वो उन्हें मिलेंगे, गांव के लोगों को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर किसी इलाके में जो छरित वन है उसको लोग जो हैं वो बेहतर बना देते हैं और बहुत ही अच्छा वहां पर घना जंगल हो जाता है, तो उस इलाके में जो इमारती लकड़ी होगी उसमें भी उनकी भागीदारी होगी, वो वहां से ले सकते हैं। तो इस तरीके का संयुक्त वन प्रबंधन किया गया था और इसके बाद इसको पूरे भारत में लागू किया गया। भारत में बहुत इलाकों में इसको लागू किया गया। तो यहां पर ये अध्याय हमारा खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।